चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी कि कल अलीगढ़ जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर लोधा में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने वाले हैं। साथ ही पीएम उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में तैयारियों का विशेष जायजा लिया था। इस दौरान सीएम अधिकारियों को मंच पर दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आ रहे थे। खुद सीएम योगी सभी तैयारियों का बारीकी से जायजा लेते नजर आए, तो वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने पूरी पुख्ता तैयारियां कर ली हैं। कल वीवीआईपी का आगमन है और मशहूर क्रांतिकारी और इस राष्ट्र के शिक्षाविद जिन्होंने कि अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार की स्थापना की, राजा महेंद्र प्रताप जी के सम्मान में कल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी। उसी क्रम में यह पूरी तैयारी की जा रही है। जो हमारी सिक्योरिटी की ड्रिल है उसके हिसाब से पूरी ड्रिल कर ली गई है। एसओपी के हिसाब से पूरी ड्यूटी लगा दी गई है। जो भी सीएपीएफ की टीमें थी, बीएसएफ, सीआरपीएफ की ड्यूटी लगा दी गई, आरएफ की लगा दी गई और डिफरेंट जो सिक्योरिटी एजेंसी। भारत के प्रधानमंत्री अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहे हैं। साथ ही डिफेंस कॉरिडोर की भी स्थापना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर स्थापित होने वाली यूनिवर्सिटी पर अब सियासत होने लगी है। विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि किसान वोटों को, जाट वोटों को साधने के लिए अब राजा साहब का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को 4.5 साल में कोई भी शैक्षिक काम और विकास के काम करने की फुर्सत नहीं मिली, लेकिन जब किसान नाराज है, जब जाट नाराज है, तो राजा साहब के नाम पर 2022 इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में राज करने का मौका भुना रही है। वहीं भाजपा का ये कहना है कि हम कभी भी महापुरुष के नाम पर सियासत नहीं करते हैं। हम महापुरुष के नाम पर शैक्षिक संस्थान बनाने जा रहे हैं ताकि लोगों का उत्थान हो, लोगों का शैक्षिक उत्थान हो। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ये मान भी लिया जाए कि भाजपा सियासत कर रही है, तो हमें ये भी समझना होगा, विपक्षी पार्टियों को विशेष तौर से समझना होगा कि सियासत को एक दूसरा रुख, एक अलग एंगल से भारत के प्रधानमंत्री ने करना शुरू की है। यानी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल किसान नौजवान पटेल यात्रा का नेतृत्व करते हुए आज महाराजगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनपद के पनियरा, सदर और सिसवा और फरेंदा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जनसभा और नुक्कड़ सभा के माध्यम से भाजपा के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार में महंगाई और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ बोलते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी को जीत दिलाने की अपील करी है। नरेश उत्तम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुने करने की बात कही थी, लेकिन आज किसान अपना अनाज औने पौने दाम पर बेच रहा है। उद्योग बचाओ, रोजगार दो, ये किसान नौजवान पटेल यात्रा हमने निकाली है। किसानों की बदहाली है, नौजवानों की परेशानी है। किसान को उसकी फसल का लागत मूल्य नहीं मिल रहा, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने बर्बाद कर दिया। गेहूं का जो समर्थन मूल्य है, वो समर्थन मूल्य भी भारतीय जनता पार्टी किसानों को नहीं दे रही। 92% किसान अपना गेहूं या धान क्रय केंद्र में नहीं बेच पाते। कुल 6%, 8% और किसान औने पौने दाम में बेच रहा है, 1200, 1300, 1400, 1500 में। इतना घाटा किसी भी व्यापार में नहीं है। जो मेहनत का काम है, उस मेहनत के काम में भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं दे रही, केवल पूंजीवाद को बढ़ा रही है। ऐसे नहीं थे आप, ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस टाइटल के साथ में आप चंद तस्वीरें देख रहे होंगे जो पूरी कहानी बयां कर रही है। उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने के लिए आम आदमी पार्टी भी भगवान श्री राम की शरण में है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में सभी 403 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुकी है आम आदमी पार्टी। अयोध्या से तिरंगा संकल्प यात्रा निकालेगी। इसका शुभारंभ करने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या में आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा मंगलवार को गुलाबबाड़ी मैदान से निकाली जाएगी, जिसका समापन गांधी पार्क में होगा।
कि तिरंगा यात्रा का आरंभ करेगी आम आदमी पार्टी। और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार आम आदमी पार्टी का ये जो आगाज उत्तर प्रदेश में है, ये किस लहजे में या यूं कहें कि किस तरीके से अंजाम तक पहुंचता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव का यलगार हो चुका है। आपको बता दें कि यूपी में मिशन 2022 के लिए किसान तैयार हैं। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में किसान यूपी में कूच कर रहे हैं और बीजेपी को ललकार भी रहे हैं, जबकि बीजेपी किसान आंदोलन को चुनावी आंदोलन बता रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बुंदेलखंड के लोगों को एमएसपी नहीं मिलती, यहाँ पे भाव नहीं मिलता, पानी की यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या है और सबसे ज्यादा प्लान बुंदेलखंड के लोग करते हैं। यह किसान आंदोलन नहीं, ये चुनाव आंदोलन है। ये किसान पंचायत नहीं है, ये चुनाव पंचायत है। इसको देश की आजादी में 90 वर्ष लगे थे, ये किसान की आजादी की लड़ाई है। ये जब तक वापसी नहीं लेंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाएंगे, ये किसान वापसी जाएगा नहीं। ऐलानिया तौर पर किसान आंदोलन के नाम पर बिजली के दाम पर राकेश टिकैत ने मिशन यूपी पर मोहर लगा दी है। अब आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने किसान आंदोलन यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है, क्योंकि पहली चुनौती तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी है। यहाँ किसान आंदोलन की लड़ाई बहुत बड़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों का गढ़ है और कृषि कानूनों से नाराज किसानों ने ये बात ठानी है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, घर वापसी नहीं होगी। इसको देश की आजादी में 90 वर्ष लगे थे, ये किसान की आजादी की लड़ाई है। ये जब तक वापसी नहीं लेंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाएंगे, ये किसान वापसी जाएगा नहीं। जो किसान 10 महीने से वापसी नहीं गा, ये सरकार अब समझती है कि वापसी चला जाएगा। और 2022 में प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी होगी, हमारी फसलों के रेट दुगने होंगे। 2022 में जनवरी से बिकने वाली फसलों के रेट दुगने होंगे, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। इसी प्रचार के लिए जा रहे हैं। दिल्ली के बाद अब किसान लखनऊ को ललकारने लगे हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि यूपी में किसानों की फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही है। जो पिछले कई महीने से आंदोलन 10 महीने हो गए, दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं, वे इन्हीं डिमांड को लेकर बैठे हैं कि एमएसपी का लाभ पूरे देश के किसानों को मिले, एमएसपी का लाभ बिहार के किसान को भी मिले। और ये पूरा वही बेल्ट पड़ती है जो धान यहाँ पे पैदा करते हैं। ये धान 800 से 1000 रुपए में खरीद होती है। एमएसपी पे बड़े व्यापारी यहाँ से खरीद के सस्ते में एमएसपी पे बेचते हैं। और भारत सरकार जो कहती है कि हमने इतने की खरीद करी, वो पूर्ण रूप से झूठ दावे करती है। किसान आंदोलन का हल नहीं निकला है। किसान 9 महीने से सड़कों पर बैठा हुआ है और अपने हक हकूक की आवाज बुलंद कर रहा है, लेकिन बीजेपी बेपरवाह है और किसान आंदोलन को लगातार चुनावी आंदोलन बता रही है। करने का इन्होंने काम किया है। मैं पूरे मंच से ये कहना चाहता हूं, यह किसान आंदोलन नहीं, ये चुनाव आंदोलन है। ये किसान पंचायत नहीं है, ये चुनाव पंचायत है। इसके पीछे सपा बसपा कांग्रेस के लोग जुड़ते हैं। बीजेपी लगातार किसानों की इस लड़ाई को राजनीतिक बता रही है, लेकिन किसान आंदोलन की लड़ाई इस बार आर पार की है। और एक सत्य वचन ये भी कि पश्चिमी यूपी में विधानसभा की कुल 136 सीटें हैं, जिस पर किसानों ने नजर गड़ा रखी है। पश्चिमी यूपी में 136 सीटों में से 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 21 सीटें मिली थी,
कांग्रेस को 1, आरएलडी को 1 और बीएसपी को 3 सीटों से संतोष करना पड़ा था। लेकिन एक सच ये भी कि यहाँ के ग्रामीण अंचल पे किसानों का प्रभाव है। किसान नेता राकेश टिकैत ने यूपी चुनाव के गणित को साध लिया है और यूपी के रास्ते केंद्र की कुर्सी तक जाने वाले रास्ते की नब्ज को दबा दिया है। राकेश टिकैत यूपी के गर्म चुनावी चूल्हे में रोटी सेकना चाहते हैं। इसके साथ ही बीजेपी को यूपी में किसानों की नाराजगी के एक हुजूम की तस्वीर दिखाना चाहते हैं और बीजेपी पर कानून वापसी का दबाव बनाना चाहते हैं। ऐसे में आखिर में सवाल यही कि बीजेपी इस किसान आंदोलन को आखिरकार कैसे पार पाएगी, उसके पास आगे की क्या रणनीति होगी। हालांकि बीजेपी ने भी बनाई गई रणनीति के तहत ग्राउंड जीरो पर उतरते हुए किसान मोर्चा के जरिए किसानों को लुभाने, ग्रामीणों को बताने और जताने की भरपूर कोशिशें की हैं। अगर देखा जाए तो दाव और दमदारी हर तरफ से दिखाई दे रही है। सरकार बनाने की इच्छा हर तरफ से जताई जा रही है, लेकिन अंत में जनता जनार्दन ही मालिक है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलीगढ़ आने से ऐन पहले किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया है। लंबे समय से अलीगढ़ की चीनी मिल बंद होने से नाराज किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर नेशनल हाईवे पर पहुंच गए और उन्होंने अलीगढ़ मुरादाबाद हाईवे को जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर भारी संख्या में पुलिस भी पहुंच गई और किसानों को छेतर चौकी के पास रोक दिया गया, जिसके बाद किसानों और पुलिस के बीच में जमकर संघर्ष भी पेश आया है। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, लेकिन पुलिस के लगातार समझाने के बाद भी किसान नहीं माने और सड़क पर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े करके धरने पर बैठ गए, जिससे आवागमन घंटों तक बाधित रहा। माफिया डॉन के तौर पर बदनाम बीएसपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल जानलेवा हमले के मामले में जमानतदारों ने मुख्तार अंसारी की जमानत वापस ले ली है। मुख्तार पर गाजीपुर में साल 2009 में आईपीसी की धारा 307, 506 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पूरे मामले में प्रयागराज के 2 सगे भाइयों मोहम्मद अकबर और मोहम्मद अकमल ने मुख्तार अंसारी को जमानत ली थी। लेकिन अब जमानतदार ने आज प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मुख्तार अंसारी की जमानत वापस लेने के आदेश दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कई सारे कमेंट से परेशान होकर एसएसपी को इस्तीफा देना पड़ा है। आपको बता दें कानपुर निवासी प्रियंका मिश्रा साल 2020 में पुलिस कांस्टेबल पद पर भर्ती हुई थी। झांसी में ट्रेनिंग के बाद इसी साल 3 महीने पहले ही आगरा के एमएम गेट थाने में पहली तैनाती मिली थी। इस दौरान उन्होंने वर्दी में रिवॉल्वर के साथ एक वीडियो बनाया था। इसमें वो एक डायलॉग पर लिपसिंग करती नजर आई। 24 अगस्त को ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया और इसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इस्तीफा मंजूर हो चुका है। वाराणसी में एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल 1 लाख के इनामी दीपक वर्मा को टीम ने मार गिराया। बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन चौबेपुर के अंतर्गत मुठभेड़ के दौरान बदमाश को मारा गया है। यूनिट के डीएसपी शैलेश सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ टीम ने घटना को अंजाम दिया। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर सरकार अब भी कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। यही वजह है कि राज्य सरकार ने अभी भी पाबंदियां नहीं हटाई हैं। एक बार फिर से धामी सरकार ने 21 सितंबर तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया। सभी पाबंदियां पहले की ही तर्ज पर जारी रहेंगी, लेकिन शादी समारोह में
वेडिंग पॉइंट संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कुल कैपेसिटी के 50% लोगों के समारोह में आने की छूट दे दी गई है। आपको बता दें, कोविड कर्फ्यू 14 सितंबर यानी कि कल सुबह 6 बजे से 21 सितंबर सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। तो वहीं शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग ही अभी भी शामिल हो सकेंगे। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में बीजेपी लेकर आई है, लेकिन आपका यहां कोई जनाधार नहीं है और अगर कांग्रेस के अस्तित्व को जानना है तो इतिहास पढ़ लो। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने इशारा करते हुए कहा कि दिल्ली में आपके साथ किसने मंच साझा किया, ये सब जानते हैं। देखिए, अब ये इस बयान पे ये एक हास्यास्पद बयान है। अगर कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है ये उत्तराखंड में, तो क्या आम आदमी पार्टी का अस्तित्व है? और हमारे अस्तित्व पे सवाल उठाते उठाते आज भारतीय जनता पार्टी तक की ये स्थिति हो गई है कि वो कांग्रेसमय हो चुकी है। तो ये जो पार्टियां कांग्रेस के अस्तित्व पे सवाल उठाती हैं, उन्हें थोड़ा इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है कि इतिहास पढ़ लीजिए और कांग्रेस के अस्तित्व को ना आप कभी मिटा सकते हैं ना मिटा पाएंगे। उसके लिए कई लोगों को कई जन्म लेने जाने की जरूरत है। और आम आदमी पार्टी जो खुद उत्तराखंड में अपनी जमीन तलाश रही है, उसको जमीन यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग दिल्ली मॉडल देख रहे हैं जो कि यमुना नदी की तरह डूबने का कार्य कर रहा है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार किसके समर्थन से बनी थी और किसने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में समर्थन दिया था? तो किसके किससे संबंध है और किसके नेताओं ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मंच साझा किया है, बाहें थामी है एक दूसरे की, तो सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करके वो हमारे उत्तराखंड के प्रदेश की जनता को बरगला नहीं सकते। काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से 24 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल कृषि कानून और महंगाई जैसी तमाम समस्याओं को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल एडवोकेट ने कहा कि ये विशाल धरना प्रदर्शन 24 घंटे तक लगातार चलता रहेगा, जिसमें सत्ता में बैठे गुमशुदा विधायक और कुंभकर्णी नींद में सोए हुए बीजेपी सरकार के जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र के ज्वलनशील समस्याओं के निराकरण के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व कृषि मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के शासनकाल में हुए ढेंचा बीज घोटाले मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस तरीके की आपसी अंडरस्टैंडिंग है। तो वहीं हल्द्वानी में अल्मोड़ा पुलिस और एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल एसटीएफ टीम और पुलिस ने मिलकर 20,000 के इनामी माओवादी भास्कर पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी साल 2017 से फरार चल रहा था। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए ये जानकारी साझा करी। साथ ही बताया कि डीजीपी अशोक कुमार की ओर से टीम को 20,000 के इनाम और मेडल की घोषणा की गई थी। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला समय आज से बेहतर हो।